अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अच्छा जी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है? ठीक है जी। अच्छा, सिंक्रोनस टाइपिंग जो सिंक्रोनस कोडिंग जो है ना, वो हम नॉर्मली जो हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें सीक्वेंशियली जो है ना आपकी जो लाइन जो है ना, लाइन लाइन बाय लाइन जो है ना कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो देखें कि लिखा हुआ है कि सिंक्रोनस आर ऑपरेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्लॉकिंग नेचर वेयर ईच टास्क इज एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंस वाइज होता है। पहले लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। अगर लाइन थ्री के अंदर एक फॉर लूप है और वो, लेकिन जो है ना इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो लाइन नंबर मतलब फॉर लूप के बाद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर लूप जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब डाटा बहुत ज्यादा है, मतलब लाखों अरबों में, मतलब कितना भी बड़ा डाटा हो, तो लेकिन वो डाटा फॉर लूप का मकसद है कि उसने प्रिंट कराना है। अब वो प्रिंट कराने में इतना टाइम लगा देगा, इतना टाइम लगा देगा, लेकिन नीचे वाली लाइन की बारी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो उस वक्त तक बारी नहीं आएगी। ठीक है। तो अब फिर क्या होता था, जो सिंक्रोनस ऑपरेशंस थे ना, वो क्या करते थे कि वो ब्लॉकिंग नेचर होती थी, कि वो ब्लॉक करते थे डाटा को, कि मतलब उसको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता था, कहना फिनिश, मतलब आप मूव नहीं कर सकते जब तक वो पहला वाला टास्क फिनिश नहीं होता था। तो आप जो है नेक्स्ट वन की तरफ मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, मतलब सीक्वेंस वाइज, ये नहीं तो दरमियान से पहले लाइन टू कर ली, फिर लाइन टेन कर ली, फिर लाइन फाइव कर ली, इस तरह नहीं था, कि बस सीक्वेंस वाइज था कि भाई ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो काम होगा। ठीक है, इट प्रोडिकली वो करने में मतलब पता था कि टास्क जो है ना इस तरह होने, डिफाइंड एंड कार्ड मेकिंग इन प्रिडिक्टेबल एंड पोटेंशियली इनएफिशिएंट फॉर टास्क विद लॉन्ग वेटिंग टाइम। कह रहा है जिससे मतलब कोई टास्क होता था जो लॉन्ग वेटिंग टाइम होता था जिनका, तो उसके लिए क्या होता था कि वो बड़े ना मतलब बंदा तंग बहुत रहता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने जो है ना वो फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस निकाले। ठीक है। सिंक्रोनस तो आपको पता चल गया ना, सिंक्रोनस कौन से जो हम नॉर्मली हम कोडिंग यूज कर रहे थे आज से पहले तक, जितने भी कोडिंग कर रहे थे हम सीक्वेंस वाइज कर रहे थे ना। पहले ये सीक्वेंस चलेगा, फिर ये सीक्वेंस चलेगा, फिर ये सीक्वेंस चलेगा, ऐसे ही था ना। बेशक फंक्शन भी कॉल करते, तो फंक्शन भी जो है वो सीक्वेंस 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 वाइज चलता था। ठीक है। तो अब क्या ना, फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने क्या कर दिया कि एसिंक्रोनस मतलब बना दिए फंक्शंस को, मतलब एसिंक्रोनस इजाद किया। वो फंक्शंस क्या करते थे कि मतलब वो क्या करता था कि वो ब्लॉक नहीं करते थे, कि मतलब अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा था वो मतलब उनको चलाने के लिए ना, मतलब ये नहीं कि आपको पिछले वाले लाइन का वेट करना पड़ेगा। आप जो है ना इसको डिले लगा के जो है आप आगे भी चल सकते हैं। ठीक है। या वो पैरेललिज्म, पैरेलल क्या होता है, बराबर चलना। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप एसिंक्रोनस कोड फैसिलिटेट्स पैरेललिज्म वेयर मल्टीपल टास्क कैन बी इन प्रोग्रेस। तो एक टाइम में मल्टीपल टास्क प्रोग्रेस होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, पोटेंशियली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है जी। तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ाते थे और उसकी मतलब परफॉर्मेंस भी बढ़ा। जाहिर सी बात है, अब एक काम है जो बारी 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 कंप्लीट होगा, लेकिन एक साथ दो तीन काम होंगे तो फिर वो और फायदा होगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो कहते हैं एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कोड, कंसीडर अ फंक्शन दैट रीड्स द फाइल सिंक्रोनसली asynchronously. When you call this function it starts reading the file but doesn't block the program, मतलब वो फाइल को रीड करना शुरू हो जाए लेकिन उसको ब्लॉक ना करे। अब ये सिंपल एग्जांपल दी है, इसको समझना जो है ना वैसे मतलब इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल रखी है। ये जो है ना ये बेसिकली एक फाइल पाथ के लिए किया है भाई, ये हमने अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं किया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली फायदा क्या था, मतलब वो हम बाद में पढ़ेंगे इसका फायदा। पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो है ना हमारे पास जो हमने क्या नाम है एसिंक्रोनस जब हुआ, तो सबसे पहले जो है ना वो कॉल बैक्स मतलब यूज किए गए। ठीक है। अब कॉल बैक्स क्या थे, कॉल बैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, इसका हमने नाम रखा है फेच डाटा। ठीक है। फंक्शन है फेच डाटा। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक पैरामीटर दिया हुआ है, क्या नाम है, किस नाम का, कॉल बैक नाम का। ठीक है। कॉल बैक नाम का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ है, एक डाटा टाइप का हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक डाटा रख दिया, कुछ भी डाटा रख सकते हैं, कि बता रहे हैं कि डाटा यहाँ से फेच हो रहा है, जो भी हो रहा है हमने उसके अंदर एक डाटा रख दिया। अच्छा, अब ये जो है ना ये चीज, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जो यहाँ तक चीज है ना, ए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने पहले पढ़े थे। ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। ठीक है। जितना मैंने हाईलाइट किया ना ये एरो फंक्शन है। और एरो फंक्शन किसके अंदर रखा हुआ है, सेट टाइम आउट। अब ये सेट टाइम आउट जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है। सेट टाइम आउट क्या करता है, यहाँ पे कह रहा है द कॉल बैक फंक्शन लाइकली टू इन्वोक प्रिसाइसली डिले मिली सेकेंड। अब ये सेट टाइम आउट क्या करता है कि ये डिले करवाता है, क्या करता है, एक डिले क्रिएट करता है। अब कितने किस तरह, मिली सेकंड में। मतलब अगर वो 1000 मिली सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो 1 सेकंड का डिले करवाएगा इस फंक्शन को रन करने के लिए। मतलब इसको, जो ये हमारा एरो फंक्शन है, इसको रन करने के लिए कितने सेकंड का डिले कराएगा, 1 सेकंड के लिए। ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक फेच फंक्शन। ठीक है। उसके अंदर एक और फंक्शन है, फेच फंक्शन के अंदर
एक और फंक्शन है, मतलब जो यहाँ पे पैरामीटर बनाया था उस पैरामीटर के अंदर ये डाटा पास कर दिया, उस पैरामीटर के क्या पास कर दिया, ये डाटा पास कर दिया। अब कॉल बैक के अंदर बेसिकली क्या आ गया, ये डाटा आ गया। डाटा क्या है जी, डाटा इज फेच, मतलब जो भी हमने स्ट्रिंग डाली है इसके अंदर, ठीक है ना, जो भी चीज डाली है वो डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बेशक आप स्ट्रिंग कर दें डाटा, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है जी, कॉल बैक के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अच्छा, अब लेकिन इस पे टाइम आउट लगा हुआ है। टाइम आउट क्या लगा हुआ है जी, 1000 मिली सेकेंड, ठीक है जी। ये 1000 का मतलब है कि ये 1 सेकंड का डिले लगा हुआ है। अगर मैं 2000 कर दूंगा तो टू सेकंड का हो जाएगा, 3000 मतलब 5000। जितना मैं डिले बढ़ाता जाऊंगा उतना डिले बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब डिले क्यों रखा गया, ये भी आपको बताता हूँ। अब देखें, ये डाटा, फेच डाटा एक फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर एक एरो फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन हो गए इसके अंदर। अब एक और फंक्शन बनाया गया जिसका नाम हमने रखा प्रोसेस डाटा। क्या नाम रखा, प्रोसेस डाटा। अब इसके अंदर जो है फिर मतलब वो एक डाटा की स्ट्रिंग पास की गई, ठीक है। अब ये डाटा कौन सा डाटा है, ये यहाँ वाला डाटा है, ठीक है। वो प्रोसेस पास की गई और कंसोल लॉग क्या किया गया, डाटा को कंसोल लॉग यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई कंसोल नहीं किया, लेकिन वो कंसोल लॉग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो डाटा है ना, ठीक है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है ना। अब मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, नेस्टेड फंक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फिर तीसरी, ये तो हो गया सिंक्रोनस, ठीक है ना। सिंक्रोनस में बेसिकली यही होता है ना, पहले एक लाइन होती थी, फिर नेक्स्ट लाइन होती थी, फिर नेक्स्ट लाइन होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि फेच डाटा ये वाला फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जो है मैंने क्या कर दिया, ये प्रोसेस डाटा का पैरामीटर पास कर दिया, मतलब एक प्रोसेस डाटा का पैरामीटर, मतलब ये फंक्शन जो है इसको चलाएगा, ठीक है। ये फंक्शन इसको चलाएगा, मतलब जो डाटा ये वाला डाटा होगा वो एज अ डाटा इस प्रोसेस डाटा के अंदर आ जाएगा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा, ये डिले मतलब क्रिएट करेगा कितने सेकंड का, 1 सेकंड का, 1000 सेकंड का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जब मैं रन करूंगा तो क्या मतलब इसकी आउटपुट क्या बनेगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको cd डिस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद tsc नोड। तो ये नोट करिएगा जरा कि पहले हमारे पास एक लाइन प्रिंट होगी बिफोर, ठीक है, फिर हमारे पास जाहिर सी बात है ये वाली प्रिंट होनी चाहिए थी दरमियान वाली, लेकिन वो नहीं प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हुआ, उसके 1 सेकंड बाद कौन सी प्रिंट हुई, डाटा इज फेच, ठीक है। मतलब एक सिंक्रोनसली नहीं हुई, अगर सिंक्रोनसली होती तो पहले ये चलती, फिर ये चलती, फिर ये चलती, ऐसे ही होता ना। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले बिफोर चली और इसको इसको वेटिंग पे लगा हुआ था, तो इसको छोड़ के उसने ये वाला चला दिया, और जब ये अवेलेबल हुआ तो उसने डाटा इज फेच चला दिया, ठीक है ना। जब ये अवेलेबल हुआ तब उसने चलाया, अदरवाइज उसने कहा नहीं जी अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको 1 सेकंड के डिले के बाद चलाया, ठीक है। अगर मैं इसका डिले बढ़ा देता हूँ, मैं इसका डिले कर देता हूँ 5000, तो आप देखिएगा इसका डिले जो है 5000, मतलब 5 सेकंड के बाद चलेगा। देखिएगा पहले बिफोर और आफ्टर चल जाएगा, उसके 5 सेकंड के बाद जो है ये डाटा हमारा फैच होगा। अच्छा, ये एसिंक्रोनस बेसिकली यूज किस लिए होता है, ये देखिए वेट हो रहा है, अभी वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये देखिएगा हमारा डाटा फैच हो गया। असल में बेसिकली क्या होता है कि जब हमने किसी एपीआई से डाटा लेना होता है, जाहिर सी बात है उसको टाइम लगता है, एपीआई को आने में, डाटा जो है ना हमारे पास आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब हमने बाकी काम भी तो करने हैं, या तो हम एपीआई का वेट करे जाएंगे, भाई डाटा आ रहा है, डाटा आ रहा है, डाटा आ रहा है, लेकिन हमने बाकी काम भी तो साथ साथ करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है हम डिले लगा देते हैं। तो वही इतने सेकंड के डिले के बाद अगर चेक करते हैं, अगर डाटा आ गया होगा तो हम प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हमारे बाकी सीक्वेंस जो बाकी टास्क जो है वो हमारे उसी तरह चलते रहेंगे। किसी ने क्वेश्चन करना तो प्लीज क्वेश्चन करें इस बारे में। किसी को समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो क्वेश्चन कर ले, जो किसी ने अभी ज्वाइन किया है, किसी ने क्वेश्चन करना है। हाँ जी, जैन साहब आपको समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। थोड़ा सा वालेकुम रिपीट सलाम। करते हैं, जो आपने आखिरी बातें की ये समझ आ गई मुझे। अच्छा, शुरू वाला रिपीट, शुरू वाला थोड़ा सा रिपीट कर दूं। अच्छा सर, मैं दोबारा आपको रिपीट हाँ जी। करता हूँ। दोबारा ये कि हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, पहले शुरू में, उसका नाम रखा है फेच डाटा, ठीक है। उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्या नाम है, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने डाटा रख लिया, स्ट्रिंग टाइप का डाटा रख लिया,
ये कुछ भी डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक हमारा एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, मतलब टाइम आउट का मतलब होता है थोड़ी देर डिले करो। ठीक है। टाइम आउट किस लिए क्या होता है? डिले के लिए यूज होता है। ये देखें, शेड्यूल एग्जीक्यूशन अब वन टाइम कॉल बैक आफ्टर डिले मिली सेकेंड, कि मिली सेकेंड में वो डिले क्रिएट करता है। ठीक है। ये नोड का वो है। अच्छा, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर भी देखें, एक मैंने एरो फंक्शन रखा हुआ है। इस सेट टाइम आउट के अंदर देखें एक एरो फंक्शन है। ठीक है ना, सन नजर आ रहा है आपको? ये देखें, एरो एरो फंक्शन बना हुआ है। अब उस एरो फंक्शन के जी अंदर सर, मैंने आ क्या, रहा है नजर। हाँ, इस एरो फंक्शन के अंदर जो ये मैंने यहाँ पे दिया था ना आपका पैरामीटर, उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया? ये डाटा पास कर दिया। अब इस पैरामीटर को अंदर क्या आ गया? ये वाला डाटा आ गया, जो हमारा डाटा यहाँ पे वेरिएबल में है। डाटा इज फेच। ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? कि जो इस पैरामीटर के अंदर अब हमारे पास कौन सा डाटा है? ये वाला डाटा है, जो हमने अभी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था। कॉल बैक के अंदर क्या है? डाटा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा। ठीक है। और उसको ठीक हमने हो गया। उसको हमने एक टाइम आउट लगा दिया कि भाई 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड। 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड। ठीक है। कि भाई ये वाला कोड जो है कितनी देर बाद रन हो? 5 सेकंड के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर तो कहीं हमने कंसोल नहीं किया हुआ ना। फिर मैंने एक और किया जिसमें हमने नाम रखा प्रोसेस डाटा। अब यहाँ पे उसने प्रोसेस होना है, जो डाटा यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो डिले के बाद इसके पास आना है, और इसने क्या करना है? उसको कंसोल करवाना है। इसने क्या करना है? कंसोल करवाना है। ठीक है। अच्छा, हम सर आप लेट आए, हम बात कर रहे थे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की। सिंक्रोनस डाटा वो होता है जो हम सीक्वेंशियली करते हैं, जो हम पहले काम जो रेगुलर कर रहे थे, कि हमारा पहले एक लाइन रन होती थी, फिर दूसरी लाइन रन होती थी, फिर तीसरी लाइन रन होती थी, फिर चौथी, मतलब ये अगर यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है तो फॉर लूप का वेट होता था, फिर ये वाली लाइन चलती थी। ऐसे ही था पहले सिंक्रोनस में। तो वो क्या था? वो ब्लॉक करता था कि भाई कोई टास्क अगर चल रहा है तो वो नीचे वाली लाइनें चल नहीं सकती जब तक फॉर लूप या कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती, इसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, तब तक जो है वो कोड चलता रहता है। सिक्वेंशियल और सीक्वेंस वाइज था, मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो उस सीक्वेंस को तोड़ने के लिए, उस ब्लॉकिंग नेचर को तोड़ने के लिए हमने एसिंक ऑपरेशंस इजाद किए, मतलब जो एसिंक ऑपरेशंस बनाए। ठीक है। ताकि जो है हम क्या कर सकें, कि हम जो है ये जो ब्लॉकिंग नेचर है वो तोड़ सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्वेंस के हिसाब से पहले ये वाली लाइन बनती है, फिर ये बनता है। अब यहाँ पे क्या है? पहले हमारी ये लाइन बनती है, फिर ये लाइन बनती है, और फिर ये लाइन पे चलना बनती है। सीक्वेंस के हिसाब से तो ये 3 लाइनें बनती है ना चलना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जब ये प्रोसेस डाटा जो है ना, इसके अंदर हमने कंसोल करा दिया डाटा को, मतलब जो डाटा इसके अंदर आएगा वो डाटा क्या हो जाएगा? कंसोल हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक कंसोल कर दिया बिफोर, ताकि हमें पता चले पहले ये लाइन आ रही है और आफ्टर में क्या आ रही है? ये लाइन। दरमियान में क्या है? ये फेच डाटा है, जो ये वाला डाटा है ना, पूरा डाटा। ठीक है। इसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिया ये वाला फंक्शन एज अ पैरामीटर दे दिया, कि मतलब जब जो डाटा इस फैच के अंदर होगा ना, वो जब इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा? वो डाटा को क्या करा देगा? कंसोल लॉग करवा देगा। लेकिन जब कंसोल लॉग कैसे कराएगा? वो टाइम आउट के बाद करेगा। कितने टाइम आउट के बाद? जो हमने 5 मिली सेकंड दिए हैं। ठीक है। ये मैं आपको सीएलएस करके रन करके दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। देखें, पहले बिफोर है, फिर ये वाला फैच डाटा है, मतलब फिर डाटा आना चाहिए ना ऊपर से, डाटा इज फैच। ठीक है। तो पहले क्या होगा? कि पहले बिफोर प्रिंट होगा, फिर आफ्टर होगा, फिर 5 सेकंड का वेट लगेगा। ठीक है। और फिर जो है ना 5 सेकंड के वेट के बाद जो है ना वो डाटा फैच हो रहा है। ठीक है। वो मतलब बजाय के पहले ये लाइन आती, फिर ये लाइन आती, फिर ये लाइन होती, तो वो इसने ये 2 लाइनें प्रिंट कर दी और इसका उसने वेट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया सर? तो नुमान भाई, इसके लिए हमें कोई स्पेशल चीजें तो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ी? वो जो 5000 वाला वेट अगर ना लगाते फिर तो ये सीक्वेंस वाइज ही चलना था, ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन हमने इसका सीक्वेंस तोड़ा ना। हमने वो टाइमर लगा के इसका सीक्वेंस तोड़ दिया। हाँ जी, डिले लगा तो के। ये सिंक्रोनाइज, अच्छा सिंक्रोनाइज से कॉल ए बैक किया, देखे ना, सिंक्रोनस बन गया। फंक्शन जो है फंक्शन को कॉल बैक कर रहा है। वो कॉल बैक तो हमने खुद जनरेट किया है ना, यानी ये यही कीवर्ड, तो मैं यानी बता रहा एक हूँ ये वेरिएबल है ये। सर ये वेरिएबल है ना, लेकिन देखें, इस वेरिएबल के अंदर फिर ये वाला डाटा पुश किया, उसके मतलब फंक्शन है, हम्म। फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे हैं ना। ये देखिए, ये भी तो एरो फंक्शन बना है, हाँ जी। जो मैंने हाईलाइट किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया। ठीक है। हाँ ठीक है, वो समझ आ और गई फिर मुझे, उस लेकिन फंक्शन इसके को लिए। अंदर फिर इस फंक्शन को कॉल किया, जो ये वाला फंक्शन है प्रोसेस हम्म। डाटा। मतलब अब देखिए ना, हम्म। नेस्टेड फंक्शन बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो है ना, अब हम्म। आपकी बात ठीक है कि मतलब ये हम सिंक्रोनसली इस तरह कर रहे हैं, हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है। तो ये बनाया जाता था पहले। तो अब इसमें क्या होता था कि ना, अक्सर ना, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब एक ना वो पैरामिड बनता रहता था कि पहले एक फंक्शन,
ये वाला, फिर इसके अंदर फंक्शन, फिर इसके अंदर एक और फंक्शन बना देते थे, फिर अंदर मतलब इस तरह एक ना पिरामिड बन जाता था। तो उसको कहते थे कॉल बैक हेल। हमें पता नहीं चलता था कि हमारा कोड कैसे मैनेज होगा, मतलब अंदर अंदर। अब देखें ना, अब ये कितना ट्रिकी बना हुआ है यहाँ से, कि मतलब पहले ये है, फिर उसके अंदर फंक्शन है, फिर एक और फंक्शन बनाया, फिर उस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है ना। तो ये बड़ा ट्रिकी होता ऐसे था। ही है, तो लेकिन जी जी पूछें। मान में मैनुअली हो रहा है ना फिर ये तो, मतलब इसका कोई और, ये होता ही ऐसे ही है, मतलब मैनुअली ही सर हमें करना ये पड़ता है ये वाला तो डिफरेंस। मैनुअली है ना, ये वाला मैनुअली ही है। ये हमने मतलब क्रिएट किया ना, कि सिंक्रोनस को तोड़ने के लिए, सीक्वेंस को तोड़ने के लिए हमने एक मैनुअली जो है ना कॉल बैक क्रिएट की, कि फंक्शंस की बार बार मतलब कॉलिंग जो है ना, नेस्टेड कॉलिंग क्रिएट की। हाँ वो ठीक है, तो इसका मतलब है फिर इसमें फिर फर्क क्या है अनुमान भाई, ये तो चल तो फर्क तो सीक्वेंस से ही रहा है ना। नहीं सर, सीक्वेंस से कैसे चल रहा है आपके सामने? आउटपुट देखे ना, आपकी आउटपुट तो सीक्वेंस से नहीं आ रही। आप तो यूं नहीं देख रहे हैं ना अगर सीक्वेंस हम, चल रहे हैं, लेकिन हमने डिले लगाया तो हाँ आउटपुट देखे ना बाद में आ रही है। देखिए अगर मेरे एपीआई है, अभी एपीआई वर्किंग में है, मेरे एपीआई में डाटा थोड़ी देर बाद आना है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये लाइनें और ये लाइनें तो अपनी चलती रहे ना। जब एपीआई में डाटा आएगा तो वो फैच करा दे, पुट करा दे। लेकिन मेरे इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से मेरा ये लाइन तो ना रुके ना, इसको तो ब्लॉक ना करे वो। अच्छा अनुमान भाई, इसका मतलब वो जो व्हाट्सएप पे टाइमर आ जाता है वो हाँ जी, पीछे सेट किया होता है इन्होंने। हाँ जी। हर चीज का अच्छा। टाइमर टाइमर सेट होता है ना। ये डिले हो लगता है ना हर चीज का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मतलब काम आएंगे आपके डिले वगैरह, कि मतलब आप चाहेंगे कि भाई मतलब सेट टाइम आउट रख दें, कि एक पेज है उसको ऊपर क्या नाम है, जब वो कोई बंदा ना फॉर्म फिल करे, तो उसको जो है ना वो शो हो जाए कि भाई थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। और 5 सेकंड के बाद जो है ना वो पेज रिफ्रेश होके जो है मेन होम पेज पे आ जाए। ऐसे होता है ना, कि हम फॉर्म फिल करते हैं और थैंक यू मैसेज लिखा हुआ आता है, थोड़ी देर बाद पेज रिफ्रेश होता है और हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। तो वो थोड़ी देर के बाद जो आते हैं वो हम्म टाइम आउट सेट हुआ होता है, कि भाई जब बंदा ने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद इतने सेकंड के बाद जो है पेज रिफ्रेश होके उसका यूआरएल चेंज हो जाए। ठीक है। ठीक तो हो गया सेट अनुमान टाइम भाई। आउट हमारा इसलिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कॉल बैक की, तो लेकिन कॉल बैक जो है ना वो कॉल बैक हेल बन जाता था, क्योंकि वो कॉल बैक हेल ये होती थी कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के, अभी ये तो छोटा है ना फंक्शन, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जिसमें ज्यादा सारे नेस्टेड फंक्शन होंगे, मतलब ज्यादा सारी हमने ये करनी होंगी, कि भाई डिफरेंट एपीआई ज्यादा ज्यादा सारा काम करना होगा, तो वो मुश्किल होगी। तो वो एक कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाएगी यार, कितने फंक्शन को कॉल करें, कितने फंक्शन को कॉल बैक करें। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन की यही होती है ना, कि फंक्शन को वापस कॉल करना। ठीक है ना। बेसिकली तो फंक्शन को ये होता है ना, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल बैक कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाती है कि यार इसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या किए गए, प्रोमिसेस बनाए गए। क्या बनाए गए? प्रोमिसेस बनाए गए। ठीक है। प्रोमिसेस आपको मैं दिखाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा प्रोमिसेस क्या होते हैं। अच्छा, प्रोमिसेस के लिए ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्रोमिसेस का यहाँ पे दिया हो शायद, एक सेकेंड। रीडमी प्रोमिसेस नहीं दिए भाई यहाँ पे। चलो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, इससे आपको समझा देता हूँ कि प्रोमिस बेसिकली क्या कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉमिस सर जी पता क्या होता है? प्रॉमिस में ये होता है कि प्रॉमिस में ना दो चीजें होती हैं। ठीक है। प्रॉमिस में ये होता है कि एक तो या तो वो प्रॉमिस जो किसी ने कोई किया है, या तो वो आपका प्रॉमिस ठीक हो जाएगा, मतलब वो आपने कोई आपसे प्रॉमिस करता है, तो प्रॉमिस या तो ठीक मतलब पूरा हो जाता है, या तो वो पूरा नहीं होता। ऐसे ही होता है। कोई हाँ आपसे वादा सही है। करता है कि यार मैं वादा करता हूँ कि ये काम कर दूंगा, या तो वो प्रॉमिस क्या होगा, पूरा हो जाएगा, या वो प्रॉमिस क्या होगा, पूरा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जब हमारा प्रॉमिस होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है कि उसमें ये हमारा कीवर्ड है न्यू, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। क्या कीवर्ड है? रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए कीवर्ड होता है एक, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ठीक है। अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा जो है ना वो एलेबोरेट करने के लिए ना फंक्शन को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक उसी तरह पहले की तरह फंक्शन एक बना रहे हैं, फेच डाटा। ठीक है। अब डाटा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, अब यूआरएल वैसे ही नाम रखा हुआ है, लेकिन आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, एज पैरामीटर क्या ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग। ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या रिटर्न कर रहे हैं आप, जब कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो आपने क्या रिटर्न करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक लगाना है कि प्रॉमिस रिटर्न करना है, न्यू प्रॉमिस रिटर्न करना है, या तो वो रिजॉल्व हुआ है या फिर वो रिजेक्ट हुआ है, या तो वो रिजॉल्व हुआ है या तो वो रिजेक्ट हुआ है। रिजॉल्व का मतलब या तो आपका प्रॉमिस फुलफिल हो गया है, और रिजेक्ट का मतलब प्रॉमिस आपका फुलफिल नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक, ऐसे ही हो सकता है ना,
कि या तो आपका प्रॉमिस ओके हो गया, हाँ भी ठीक है हमारा काम हो गया है, और रिजेक्ट का मतलब जिस तरह इफ एल्स होता है कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये, तो रिजॉल्व हो गया तो ये, और नहीं हुआ तो ये। तो को चेक कर रहा है, अगर यूआरएल जो है वो आपका जो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जब भी फंक्शन कॉल होगा, अगर यहाँ पे अगर इस यूआरएल हमारा इसके बराबर हो, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे एबीसी, ठीक है। अगर तो यूआरएल हमारा एबीसी के बराबर हो तो हम क्या एक कीवर्ड पास करते हैं, हाँ जी हमारा जो है रिजॉल्व क्या हो गया, वो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग है ना, लेकिन रिजॉल्व पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि आपका जो है वो डेट वो काम जो है वो प्रॉमिस जो है फुलफिल हो गया है, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो गया तो हम बता रहे हैं भी हाँ जी रिजेक्ट हो गया। एल्स अगर जाहिर सी बात है यूआरएल बराबर नहीं है तो वो क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर यूआरएल बराबर है तो क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिजॉल्व करते, नहीं है तो रिजेक्ट करते। अच्छा उसके बाद क्या हो, यहाँ तक सर समझ आई है वैसे, ये प्रॉमिस की समझ जी आई है। नुमान भाई, लेकिन मुझे, जी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इफ एल्स भी लग रहा है साथ और ये भी चल रहा है, दोनों में क्या फर्क है चल रहा है फिर? सर ये देखिए ना, मैं ये चीज बता रहा हूँ, देखिए प्रॉमिस का एक कीवर्ड है न्यू प्रॉमिस, ठीक है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ मजीद ना, ठीक है। ये न्यू प्रॉमिस है, ठीक है, समझे कि न्यू प्रॉमिस ये हो सकता है, एक सेकंड में इसको, ये कीवर्ड है न्यू प्रॉमिस, ठीक है, ये कीवर्ड है। रिटर्न क्या करते हैं, न्यू प्रॉमिस। अब न्यू प्रॉमिस के अंदर क्या करेगा, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेगा। एरो फंक्शन देख रहे हैं, ये एरो फंक्शन बन रहा है, देख रहे हैं सर। एरो फंक्शन का जी नेम नुमान कोई भाई। नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वो एक दो ब्रैकेट्स होती है, उसके अंदर पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और एरो के साथ उसको वो कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरो फंक्शन अगर बन रहा है, एरो फंक्शन में क्या किया जा रहा है कि दो दो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, कि एक क्या हो रहा है जी रिजॉल्व, और दूसरा क्या हो रहा है जी रिजेक्ट। एक क्या हो रहा है रिजॉल्व, और दूसरा क्या हो रहा है रिजेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेस और रिजेक्ट, ठीक है। अगर तो वो रेस हो, पैरामीटर है ना, जरूरी नहीं है कि रिजॉल्व हो, मतलब कोई भी पैरामीटर किसी तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ बताने का मकसद है, वो मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ था, सिर्फ बताने का मकसद है, यहाँ ए और बी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन प्रॉमिस में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रॉमिस में आपका या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ये चीज समझ आई आपको? नुमान भाई ये तो समझ आ रही, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बात अब तो फिर इफ उसके एल्स अंदर पे आ उसके रही है। सुने ना, उसके अंदर फंक्शन आ गया। इफ एल्स पे इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा फंक्शन तो मेन फंक्शन तो ऊपर है ना, जिसके अंदर पैरामीटर यूआरएल है। हमने ये भी तो चेक करना है कि अगर तो, सर मैं आगे बताऊंगा ना आगे क्या होना है इसका, अभी अब यहाँ से देखें ना, अगर तो हमारा इफ यूआरएल बराबर है तो वो क्या कहे कि आपका जो है प्रॉमिस जो है क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, ये पास करे रेस, क्या पास करे, ये वाला हिस्सा, प्रॉमिस का ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा। अभी नीचे भी हमने जाना है, इसका नीचे हिस्सा जा रहा है, प्रॉमिस का ये वाला हिस्सा जाएगा, मतलब पहला वाला पैरामीटर जाएगा। अगर तो वो क्या नाम है फॉल्स होगा, तो मतलब एल्स होगा, तो वो कौन सा प्रॉमिस का ये वाला पैरामीटर जाएगा। इन दोनों पैरामीटर की ना खासियत है, मैं बताऊंगा ना अब क्या होगा, ठीक है। अगर तो ये वाला पैरामीटर जाता है रिजॉल्व वाला, तो वो क्या नाम है चेक करेगा, अगर तो जाता है तो देन क्या कर देगा, वो वैल्यू का करा देगा, कंसोल लो करा देगा। मतलब अगर तो बराबर है, अगर देखें अभी बराबर है, एबीसी और ये गन वाला बराबर हो सकता है, नहीं नुमान भाई नहीं है। नहीं है ना बराबर, ठीक है। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या कर दे, वो कैच एरर कर दे। अगर बराबर है तो कंसोल करा दे, डॉट देन, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं इसको कट करता हूँ तो देखें, ये डॉट देन यूं होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉट देन अगर तो बराबर है, तो डॉट देन में क्या करे, एक एरो फंक्शन ले, और एरो फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को क्या करा दे, कंसोल करा दे। ये एरो फंक्शन है, डॉट देन के अंदर लगाया मैंने। अब देन क्या करता है, अगर तो प्रॉमिस फुलफिल होता तो कौन सा चलता है, देन चलता है। अगर तो प्रॉमिस फुलफिल होता तो कौन सा चलता है, देन चलता है। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता तो क्या चलता है, एरर चलता है, मतलब कैच चलता है। हम एरर के मतलब एक वो हमने लगा देते हैं इसमें, हम कह भाई अगर नहीं होगा तो एरर। और एक होता है डॉट फाइनली। अब फाइनली क्या होता है, इसने चलना ही चलना होता है। फाइनली क्या होता है, इसने चलना ही चलना होता है, कि कुछ भी हो इसने मतलब जो भी होगा उसने इसने ये चलना ही चलना है, ठीक है ना।
तो समटाइम्स अगर मतलब अगर हमारा रिजेक्ट और वो भी हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं यार इसको हमने क्या करना है, चलाना ही चलाना है। ठीक है ना। तो अब अगर डॉट देन होगा तो क्या प्रिंट कराएगा, कंसोल डॉट लॉग, जो वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे दी होगी इस फंक्शन के अंदर, जो हमने कॉल कर रहे हैं फंक्शन। ठीक है। इस फंक्शन के जो भी वैल्यू दी होगी वो उसको क्या करेगा, चलाएगा ही चलाएगा। ठीक है। और अगर क्या नाम है, वैल्यू बराबर ना हुई तो क्या करेगा वो, एरर दे देगा। और फाइनली में क्या होगा, उसने वो चलानी चलानी है। ठीक है। पहले मैं फाइनली का जो है ना ये खत्म करके, और पहले इसको कंसोल लॉग करते हैं, हम चेक करते हैं जरा, इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू आती है। तो अभी तो हमारा मतलब देखें यूआरएल बराबर नहीं आ रहा, ये यूआरएल और ये वाली वैल्यू बराबर है नहीं है। तो देखिए कौन सा चलता है, डॉट देन चलता है या डॉट कैट चलता है। ठीक है। तो उसने क्या चलाया, एरर चलाया। ठीक है। एरर में जो है ना, वो एरर जो भी वैल्यू है, रिजेक्ट की वैल्यू है, तो वो रिजेक्ट की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे रिजेक्ट की वैल्यू रेज, मतलब ये रेज जो है ना वो इसके अंदर पास हो गया इसके अंदर। ठीक है। और अगर मैं इसको एबीसी कर देता हूँ, ए बी सी कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा। तो ये डॉट देन वाला चला कि भाई रिजॉल्व हो गया, जो वैल्यू आई थी रिजॉल्व की इधर से, वो रिजॉल्व वाली वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ठीक है। जो रेस्ट जो वैल्यू दे रहा है वो वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, भाई रिजॉल्व हो गया आपका मैटर। ठीक है। आप यहाँ पे रिजॉल्व के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कंसोल करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे कि अगर आपका रिजॉल्व हो जाता, कहते हैं यार अगर रिजॉल्व हो तो फिर ये काम कर दो। ठीक है। अगर रिजॉल्व हो तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कुछ भी लिख दो, थैंक यू। ठीक है। अगर तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या करेगा वो, वैल्यू भी दे देगा साथ और थैंक यू कह देगा, मैं हाँ जी हमारा जो है वो रिजॉल्व हो गया। अच्छा, फिर एक आखिरी जो है ना मैं आपको ये बता दूं, फाइनली का बता दूं कि फाइनली क्या करेगा। फाइनली में क्या होगा कि रिजॉल्व तो है, देन तो चलना ही चलना है, कैच एरर तब आएगा जब कोई एरर कोई रिजेक्ट हो रहा होगा हमारा काम। ठीक है। और फाइनली क्या करेगा, फाइनली का मतलब है कि उसने चलना ही चलना है। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, चला ही चला है। अब चाहे मैं अगर एरर भी करूंगा तब भी चलेगा फाइनली। और अगर मैं मतलब नहीं, मतलब कोई चीज ऐसी है कि हमने इससे हट के चलानी ही चलानी है, इससे हट के चलानी चलानी है, तो हम फाइनली में क्या कर देंगे, उसको भी चला लेंगे। ठीक है। कि टपल्स क्या है, टपल्स मैंने यहाँ रखे, बल्कि ये रहे टपल्स, इधर आ जाए। टपल्स देखें जी क्या होते हैं, टपल इज अ टाइप्ड अरे। ठीक है। टाइप्ड एंड प्री डिफाइंड, मतलब पहले से लेंथ बताई होगी और प्री टाइप्ड होगी, मतलब आपने बताया होगा भाई टाइप को इस मतलब एक अरे में एक नंबर लेना है, एक बुलियन लेना है, एक स्ट्रिंग लेनी है। ठीक है। तो मैं बता दूंगा भाई, जब मैं इसको पहले अगर डिक्लेयर करा दूंगा तो मैं नेक्स्ट टाइम पे जब टपल को वैल्यू दूंगा तो मैं 5 फॉल्स और कोडिंग वाज ग्रेट, कोडिंग मतलब कुछ भी मतलब वो लिख सकता है। तो मतलब आपने क्या करना है कि आपने टपल में बताना है कि भाई आपकी जो टाइप है वो क्या क्या हो सकती है, आपकी पूरी अरे की टाइप क्या क्या हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया, मतलब आपने बता दिया तीन अगर वैल्यूज होंगी तो तीन ही वैल्यूज आ सकती है, तीन से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है। उसके बाद अगर देखें क्या हो कि अगर मैं पहले नंबर रखा है और फिर बूलियन रखा है और फिर स्ट्रिंग रखा है, तो मैं बजाय नंबर के यहाँ पे नंबर देने की जगह मैंने पहले बूलियन की वैल्यू दे दी, फिर बूलियन की जगह मैंने पहले यहाँ पे स्ट्रिंग की दे दी, और स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे वो दे दी, तो वो एरर देगा, वो कहेगा नहीं जी नंबर की जगह नंबर आना चाहिए, बूलियन की जगह बूलियन आना चाहिए, स्ट्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग ही आनी चाहिए। ठीक है। ये टपल की किसी को समझ ना आई हो, टपल सिर्फ इतना सही है, इसमें कोई वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि बस ये जितना होना है वो उतने एक अरे होनी है। ठीक है। और अरे में जो है ना वो हर हर नंबर, हर मतलब वेरिएबल की जो हर मतलब वैल्यू होगी ना, हर इंडेक्स की कोई टाइप होगी, हर इंडेक्स की कोई टाइप होगी। पहली टाइप अगर नंबर है, दूसरी बूलियन है, तीसरी स्ट्रिंग है, तो उसको उसी तरह ही इनिशियलाइज कराना है आपने, 5 फॉल्स और जो भी स्ट्रिंग लिखनी है आपने। ठीक है। इधर भी ऐसे ही होना है टपल में, जो क्या कहते हैं, अगर आपने नंबर बूलियन और स्ट्रिंग कराया है, लेकिन आपने पहले बूलियन और स्ट्रिंग और क्या नाम है नंबर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एरर दे देगा। ठीक है। ये तो आपका टपल है।